स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्लास फॉर द क्लास 11th। नाउ जैसा कि हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। बस एक या दो क्लासेस और बची हैं, हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम अपने नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस सीक्वेंस में आपको हमने चैप्टर करवाया है, आप कोशिश कीजिए उसी सीक्वेंस को फॉलो करने की। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारी क्लास को लैपटॉप पे देख सकते हैं तो लैपटॉप में एक व्यू भी बड़ा दिखता है जिससे आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। मोबाइल पे व्यू छोटा रहता है, तो कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम हो सके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उन्हीं पे आप ऑनलाइन एजुकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि उस पर व्यू काफ़ी बड़ा रहता है, आँखें कम से कम सेफ रहेंगी। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का हम ये कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को समझने में कई बार बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम इसको एक बेसिक और सिंपल मेथड को लेके ही बढ़ेंगे आगे, लेकिन कोशिश ज़रा मेरे साथ साथ करना कि पहले एक दो क्वेश्चन पे पूरा फोकस्ड रहना, और फोकस्ड रहने के बाद ही इसमें आगे बढ़ना। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। दो चीज़ें, दो नाम हैं, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पे न्यूमेरिकल आना ही आना है। आप स्कूल एग्ज़ाम की बात करो, कॉम्पिटिटिव जेईई नीट एग्ज़ाम की बात करो, जो बच्चे नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो उसकी बात करें, तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। यानी स्टोइशियोमेट्री कह लो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री कह लो, उसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस इम्पॉर्टेंट पार्ट को हम कोशिश करेंगे बहुत आसानी से लेके आगे बढ़ें, जिससे कि आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जा रहा है। माना आप दो चीज़ें मिला के कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर उन दो चीज़ों में से एक भी चीज़ कम पड़ गई तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। आपके प्रोसेस के लिए वो चीज़ लिमिट हो जाएगी, क्योंकि वो कम थी, इस वजह से आपका प्रोसेस आगे नहीं हो पाया। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में कम पड़ जाता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो सब्सटेंस रिएक्शन में बचा रह जाता है, ज़्यादा होता है, एक्सेस में होता है, उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानते हैं। तो बहुत बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन, विच गेट्स कम्प्लीटली कंज्यूम्ड एंड विच रिमेन्स इज कॉल्ड एज, कंज्यूम्ड वाले को लिमिटिंग और जो बच गया उसे हम एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानते हैं। आपने इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट। मैं सिखाऊंगा किस तरह से फाइंड आउट द रिक्वायर्ड अमाउंट। देखो ये भी उतना ही सच है कि इस तरह के न्यूमेरिकल का कोई फार्मूला नहीं है। जैसे मोल कंसेप्ट के फार्मूले थे, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ वगैरह के फार्मूले थे, इनके कोई फार्मूले नहीं हैं। अलग अलग बुक में देखेंगे, अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, इनके अलग अलग मेथड होते हैं। लेकिन जो मेथड हर बच्चा समझ सकता है, जो बेसिक मेथड है, हम आज उसी मेथड की बात करने वाले हैं। अदरवाइज़ इनके कुछ शॉर्टकट भी होते हैं, शॉर्टकट से भी समझा जा सकता है। लेकिन जो क्लास 12th में पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए शॉर्टकट समझना आसान है, हर एक बच्चे के लिए कई बार वो आसान नहीं रहता। तो जो बेसिक बातें समझा रहे हैं उन बेसिक बातों पे गौर करना कि फाइंड आउट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो भी आपको सब्सटेंस दिया गया है उसका हम रिक्वायर्ड अमाउंट पता लगाते हैं। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा होता है, किसी भी सब्सटेंस का अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा होता है तो ऐसे सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। ये बात आपको समझ लेनी होगी। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा है तो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम है, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम है तो देखिए उसको क्या कहेंगे, उसे एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। आप इस बात को ऐसे याद रखना, अगर रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ लेस देन गिवन अमाउंट तो ऐसे सब्सटेंस को हम
एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचानेंगे। रिएक्टेंट कह लो या रिएजेंट कह लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेसिक बातें आपको याद रखनी होंगी। आगे के जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उनको सॉल्व करने से पहले इस बात को अपनी कॉपी में अलग से लिख के रख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जब तक साथ साथ करेंगे नहीं सॉल्व नहीं सीख पाएंगे। इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख के रखना है। अगला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज विद रेस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां कहा जाएगा कि आपको ये बताना है कि कितना सब्सटेंस बनेगा। आपको ए दे दिया, बी दे दिया, आपसे पूछा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट बनेगा। अभी एक एक करके आप बस इस पॉइंट को नोट करके रखो। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ कि आखिर किस तरह से आसानी से इस पोर्शन से पार निकला जाएगा। जैसे सपोज आपको पहला क्वेश्चन ये दिया गया, सबसे आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना। आपसे कहा 4 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से आएंगे, टू फॉर्म CO2 फाइंड आउट नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट बताना होगा क्या होंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। हम अभी उनकी भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको अक्सर रिएक्शन नहीं दी जाती, रिएक्शन आपको खुद ही लिखनी होती है। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखना। क्या कहा गया है? कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो हमें पता है C+O2 कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, यानी आपको क्या मिला? CO2। ये आ गई आपकी इक्वेशन, और इक्वेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कार्बन का अमाउंट कितना होगा? 12 ग्राम। कार्बन का वेट अगर मैं मान लूँ 12 ग्राम, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, और CO2 का अमाउंट कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। ये CO2 का अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम। रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं इनके अमाउंट को अलग से लिखता हूँ। अब हमें कुछ गिवन है, हमें कार्बन का वेट गिवन है, ऑक्सीजन का वेट गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन वेट ऑफ कार्बन 4 ग्राम। कार्बन का वेट गिवन 4 ग्राम एंड गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन है? 8 ग्राम। हमारे पास एक रिएक्शन है, और रिएक्शन में एक्चुअल में कितना अमाउंट यूज़ होता है वो भी हमें गिवन है। हमें कार्बन का वेट गिवन है कि भाई हमने तो आपको इतना दिया है, अब आप बताओ इनमें से कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। तो जिसके बारे में हमें कहा गया है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कार्बन के बारे में कहा गया है तो इसमें भी कार्बन के बारे में ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन के बारे में कहा गया है तो ऑक्सीजन के बारे में ध्यान रखेंगे। हमारे पास गिवन अमाउंट है, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट निकालना है। चाहे तो कार्बन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, चाहे ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, चाहे दोनों का ही रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से कम होगा या ज़्यादा होगा, इसके बेसिस पे आपके जवाब आएंगे। थोड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब सपोज मैं आपको यहाँ पर निकालता हूँ सबसे पहले रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। मैं पहले इसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ये सिखाता हूँ कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन गिवन है 8 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए ये हम देखते हैं। कैसे मालूम पड़ेगा? नाउ आई कैन से फ्रॉम रिएक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन
12 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम, और वहाँ कार्बन कितना है आपके पास? 4 ग्राम। तो 4 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32/12 × 4, ये आपका गया। और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आता है आपके पास? 10.66 ग्राम। तो 10.66 ग्राम ऑफ किसका आ गया? ऑक्सीजन। 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि भाई इतना चाहिए होता है। लेकिन आपको 4 ग्राम कार्बन गिवन है, तो 4 ग्राम कार्बन के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए? 10.66। तो यहां पर आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 10.66, और गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8। यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन गिवन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए तभी ये 4 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा। और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा। तो हम कहेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? O2, क्योंकि उसका रिक्वायर्ड अमाउंट गिवन अमाउंट से ज़्यादा है। इस तरीके से आपको इनमें से जो भी चीज़ों के बारे में कहा गया है उसका रिक्वायर्ड अमाउंट आपको निकालना होगा, और रिक्वायर्ड अमाउंट से ही बात बनेगी। आपने ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाला, ऐसे ही ज़रा सीखो कि अगर मैं रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन निकालना चाहूँ कि कार्बन का कितना अमाउंट चाहिए, बहुत गौर से कितना चाहिए। सिंपल सा मेथड है, एक यूनिटरी सा मेथड है, सिंपल सा, बस इतने को इतना, उतने को कितना, हमें कितना कार्बन चाहिए। तो स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्डाइज देखो, स्टैंडर्डाइज मालूम पड़ता है कि 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर, 32 ग्राम ऑफ O2 कितने ग्राम कार्बन से रिएक्ट करता है? 12 ग्राम कार्बन। भाई 32 ग्राम को 12 ग्राम कार्बन चाहिए 32 ग्राम O2 को। अब O2 कितना गिवन है आपको? 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को कितना चाहिए? 12/32 × 8, ये आपके पास आ गया। और जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 3 ग्राम ऑफ कार्बन। नाउ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन कितना आ गया आपके पास? देखो, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, गिवन अमाउंट ऑफ कार्बन। रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास आया है 3 ग्राम, और गिवन कितना था? 4 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड अमाउंट इज लेस देन गिवन, यानी जो अमाउंट आपको चाहिए वो सिर्फ 3 ग्राम चाहिए, जबकि दिया कितना गया है? 4 ग्राम, यानी एक्स्ट्रा दिया गया है। अगर रिक्वायर्ड अमाउंट कम होता है तो ऐसे सब्सटेंस को एक्सेस रिएक्टेंट के नाम से पहचाना जाता है। तो एक्सेस रिएक्टेंट कौन हो गया? कार्बन। और आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। इस तरह से बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट भी इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे यहाँ अक्सर पजल हो जाते हैं कि किस में क्या करना है। सिर्फ 2-2 लाइन की चीज़ें हैं, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का रिक्वायर्ड अमाउंट निकालें। आपने एक का रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लिया और उससे मालूम पड़ गया कि ये लिमिटिंग है। अगर एक लिमिटिंग है तो ऑब्वियस है कि दूसरे वाला क्या होगा? एक्सेस होगा। दूसरे की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेस रिएक्टेंट के अंदर कंसिडर हो जाएगा। इस तरह से आप